बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्जाम का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 तक अटेम्प्ट कर लिया था। तो आज हम सेक्शन बी के जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 क्या है। इससे पहले भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया है कि जो चॉइस होती है वो हर पार्ट के साथ होती है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 लिखा है, तो पार्ट 6 में 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6 का है, find the solution of differential equation dy by dx is equal to 1 plus e power x into y plus e power x है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते किस क्यों हैं और इसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो वो इक्वेशंस क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। जैसे स्टूडेंट मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये जो इक्वेशन है ये एक सिंपल इक्वेशन है। इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 3, अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, यानी y का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इट मींस के डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है? x है। dy बाई डी एक्स शो करता है डिपेंडेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को। अब चूंकि इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। स्टूडेंट जब सिंपल इक्वेशन होते हैं, जैसे आपके सामने मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूं x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इट मींस कि इसमें x की वैल्यू आपने निकालनी होती है, यानी x की वैल्यू क्या होती है? -3 होती है। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास तब आता है जब हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन ना हो, यानी जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर वो गिवन ना हो तो फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन है, यानी जो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन है यानी बाउंड्री कंडीशन है वो अगर गिवन हो तो फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि आपकी बुक में 3 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, जिसमें सबसे पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टाइप जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है
और थर्ड टाइप जो है वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, सेपरेबल है या होमोजीनियस है। अगर सेपरेबल मीन स्टूडेंट के जो y वाली वैल्यूज है, यानी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस किससे कहते हैं, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें जो y वाली टर्म्स हैं उनको हम dy के साथ लिख सकते हो और x वाली टर्म्स को dx के साथ अलग करके लिख सकते हो, तो दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये जो इक्वेशन है ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। उसके लिए मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ लिखता हूं, यानी 1 प्लस e पावर x को एक साथ लिखता हूं और जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है इनको एक साथ लिखता हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी e पावर x y प्लस y को हम एक साथ लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास लास्ट टू टर्म्स हैं 1 प्लस e पावर x को हम एज इट इज लिखेंगे, e पावर x y प्लस y में अगर y को हम कॉमन ले लें तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, e पावर x प्लस 1 होगा। अब हमने यहां पर ये चेक करना है क्या 1 प्लस e पावर x और इसको हम एक टर्म मान लेते हैं, y इंटू 1 प्लस e पावर x को दूसरी टर्म मान लेते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 प्लस e पावर x कॉमन आ रहा है। अगर इन दोनों में 1 प्लस e पावर x को कॉमन लिया जाए तो इधर फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा और इधर 1 प्लस e पावर x कॉमन आ गया तो इधर क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। तो इट मींस कि dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस e पावर x इंटू 1 प्लस y आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट जो dy है इसको इसी साइड पे रहने देते हैं और 1 प्लस y जो है वो 1 प्लस e पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आगे क्या होगा, dy से डिवाइड होगा। इसी तरीके से dx सेकंड साइड पे जाके 1 प्लस e पावर x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि आपको नजर आ रहा है कि जो y वाली टर्म्स थी उसको हमने dy के साथ लिख दिया, जो x वाली टर्म्स थी वो सेपरेट होके dx के साथ लिख दी गई। इट मींस कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी हम इसमें x वाली टर्म्स को सेपरेट करके और y dx के साथ लिख सकते हैं और y वाली टर्म्स को सेपरेट करके dy के साथ लिख सकते हैं। तो इट मींस कि ये कौन सी हो गई, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन की मदद से लिया जाता है। यानी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन को सेपरेट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड करना है, यानी दोनों साइड से इंटीग्रेशन करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई 1 प्लस y है तो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और राइट हैंड साइड पे 1 प्लस x सो 1 प्लस e पावर x इंटू dx है, तो हमने राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है डी इंटीग्रेशन ऑफ dy और 1 प्लस y है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है अपने बुक में, वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx हो, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है f ऑफ x उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ f ऑफ x होती है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x के डेरिवेटिव को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
एफ डैश ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस के डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 प्लस वाई है। अगर मैं 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा dy होगा। तो इट मींस के जो नोमिनेटर में फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो आपके पास क्या है 1 प्लस वाई है, और 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y dy होता है, या इसको स्टूडेंट 1 भी कह सकते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल होता है 1 होता है। तो नोमिनेटर में हम यहाँ पे 1 लिखे और dy के रिस्पेक्टिव हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इट मींस के 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी ln ऑफ 1 प्लस वाई होगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो है 1 प्लस ई पावर एक्स है। तो यहाँ पर 1 और ई पावर एक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इट मींस के इनकी इंटीग्रेशन हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो उनकी इंटीग्रेशन को सेपरेटली लिया जा सकता है। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज लिखते हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, यानी x का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x ले लूं तो 1 होता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इट मींस के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो फिर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो 1 की इंटीग्रेशन है उसको क्या लिखेंगे, उसको x लिखेंगे, और प्लस e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इक्वल होता है e पावर x के, यानी e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। तो इट मींस के फिर जो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x होगी वो भी क्या होगी, e पावर x ही होगी, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो इट मींस के इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x यहाँ पे क्या होगी, e पावर x प्लस c हम लगाएंगे। प्लस c इसलिए लगाएंगे कि दिस इट इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल, जहां हमें जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है वो गिवन नहीं है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मींस कि इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस सी लगाएंगे। अब स्टूडेंट हम इसको y को इन टर्म ऑफ x लिखेंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। उसके लिए दोनों साइड से क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड से। तो राइट हैंड साइड पे e पावर ln ऑफ 1 प्लस वाई आएगा। e इज द एंटी लॉगरिथम ऑफ, एंटी लॉगरिथम है क्योंकि यहाँ पर ln है, तो ln कौन सा होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो नेचुरल लॉगरिथम का एंटी लॉगरिथम क्या होता है, e होता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे तो x प्लस e पावर x प्लस e पावर x प्लस c होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि ln और e एक दूसरे के एंटी लॉग है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा 1 प्लस वाई, और राइट हैंड साइड पे e पावर x प्लस e पावर x इनटू ये जो प्लस c है इसको मैं e पावर c लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि e पावर c और e पावर x प्लस e पावर x दोनों में बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती है। और e पावर c अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो इस e पावर c को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा सा कैपिटल C लिख देते हैं, वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये c इंटू e पावर x प्लस e पावर x 1 प्लस वाई आएगा। यहां से y किसके इक्वल आएगा, c इंटू e पावर x प्लस e पावर x प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 आएगा।
तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब पार्ट 6 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व f of x is equal to 3x square minus 2x over the interval 1 and 3। स्टूडेंट आपने इस इंटरवल के नीचे जो इस कर्व का एरिया है वो फाइंड करना है, और कर्व किसके इक्वल है, f of x इक्वल है 3x स्क्वायर माइनस 2x है। स्टूडेंट आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि जो इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है। इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व f of x ओवर द इंटरवल a to b। यानी इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि लेट्स सपोज मैं अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक कर्व ड्रा करता हूं, और ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गिवन फंक्शन f ऑफ x के लिए अगर हम ग्राफ के ऊपर जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x उसको अगर हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से एक कर्व आती है, और इस कर्व का जो इनिशियल पॉइंट है यानी जो बाउंड्री है वो कहां से कहां तक है, ये कर्व A से लेकर B तक है, यानी इसकी जो डोमेन है वो फ्रॉम A टू फ्रॉम B है। तो फिर अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना हो, इस कर्व के अंडर जो एरिया है इन द इंटरवल A टू B, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करके हमारे पास जो भी वैल्यू आती है दैट शोज द एरिया अंडर द कर्व f ऑफ x, यानी वो उस एरिया को शो करेगा जो f ऑफ x के नीचे होगा 8 से लेकर b तक। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है गिवन वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x है, और हमारे पास जो इंटरवल है जिसके जो गिवन इंटरवल है जिसके इनसाइड हमने जो एरिया फाइंड करना है वो क्या है, 1 and 3 है। तो इट मींस के a 1 है, b आपके पास 3 है, और जो फंक्शन है वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x है। आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो जस्ट आपने क्या करना होगा कि एरिया अंडर द कर्व f ऑफ x फाइंड करने के लिए, यानी एरिया अंडर द कर्व अंडर f ऑफ x, मैं कर्व की जगह f ऑफ x लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx होगा। अब हमारे पास यहां पर a क्या है 1 है, b क्या है 3 है, यानी जो लिमिट्स गिवन है, डोमेन जो गिवन है जिसमें हमने एरिया फाइंड करना है वो 1 और 3 है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x है। तो इट मींस के इस गिवन फंक्शंस का अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं तो जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वही एरिया अंडर द कर्व f ऑफ x आ जाएगा। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी 3x स्क्वायर को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे और 1 to 3 2x dx की इंटीग्रेशन सेपरेटली लेंगे। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो 3 को बाहर लिखेंगे, इधर 2 को भी इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखेंगे। अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, यानी x पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो इस लॉ को अगर हम यूज करके x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो 3 तो एज इट इज आएगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होगी, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है 1 से लेकर 3 तक है, तो इनको हम यहां पे राइट करेंगे।
इसी तरीके से -2 एज इट इज आएगा। x की इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x²/2 होगी, यानी पावर अगर इसकी कुछ भी ना हो तो क्या होती है, इसकी 1 होती है। 1 में 1 प्लस करेंगे और इसी को डिवाइड भी करेंगे तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक है। अब स्टूडेंट आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे पुट करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) dx और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम a to b। लेट्स सपोज इस फंक्शन f(x) को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है g(x) आता है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, a से b तक है। तो फिर इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे पुट किया जाएगा कि अपर लिमिट को मैं g(x) में x की जगह पुट करूंगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को g(x) में x की जगह क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, फर्स्ट टर्म में x³ है, ये 3 जो है ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेके आएंगे और x³ में हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल होंगे तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x³ में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं तो अपर लिमिट 3 है तो ये 3³ माइनस लोअर लिमिट 1 है तो 1³ हो जाएगा। इसी तरीके से -2 इंटू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगी, फंक्शन क्या रह जाएगा, x² में हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। x² में अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये 3² हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, यानी इस कर्व के अंडर ये वाला जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, -1 -3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो 27 + 9 करते हैं तो क्या आता है, 36 स्क्वायर यूनिट आता है। क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है, जैसे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें यूनिट नहीं गिवन है तो इसलिए हम इसको जस्ट स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो इट मींस कि ये जो एरिया है अंडर द कर्व जिसको मैंने शेड किया है ये किसके इक्वल है, ये 36 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। तो इस तरीके से हम इस कर्व के अंडर 1 से लेकर 3 तक जो एरिया है वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब आपके पास पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/3x³ - x² - 3x + 6 है। स्टूडेंट आपने इस फंक्शंस की जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो फाइंड करनी है, यानी x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये एक्सट्रीम होगा, ये हमने यहाँ पर चेक करना है। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं स्टूडेंट, यहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। तो दैट वैल्यूज वेयर फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे मैं आपके सामने फिगर से ये बात समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपके लिए इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि लेट्स सपोज a से b तक मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया है और इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, a का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, b का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर a के ऊपर फंक्शंस की हाइट जो है वो मिनिमम है और b के ऊपर जो फंक्शंस की हाइट है वो मैक्सिमम है। तो इट मींस के लेट्स सपोज a के ऊपर जो फंक्शन की हाइट जहां पर मिनिमम होती है इसको मैं c का नाम देता हूं। तो इसका मतलब है कि c के ऊपर फंक्शन मिनिमम हो रहा है और अगर मैं इस पॉइंट को d का नाम दे देता हूं तो इट मींस कि d के ऊपर फंक्शन जो होता है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब है कि जब डोमेन c हो तो उस वक्त फंक्शन मिनिमम होता है, क्योंकि c के ऊपर फंक्शन की ये जो हाइट है f(x) की
दिस इज मिनिमम, और ये जो डी है इसके ऊपर फंक्शन की हाइट मैक्सिमम है, तो इट मींस कि जो फंक्शन जो है वो डी के ऊपर मैक्सिमम होता है, तो इट मींस कि सी और डी जो होंगी वो इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम ग्राफ ड्रा किए बगैर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, उसके लिए आपने अपने बुक में जो डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो पढ़ी हुई है। डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा यानी dy बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है किसी कर्व के ऊपर, उसको डेरिवेटिव क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टूडेंट मैं अगर लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट लेता हूं, इसको मैं आर का नाम दे दूं, तो आर के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है। तो अब अगर लेट्स सपोज इस आर के ऊपर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूं, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो इट मींस कि जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर ये याद रखें स्टूडेंट के अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्लोप नेगेटिव होगी तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर स्लोप इक्वल टू 0 होगी तो वहां पर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे ये वाला पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं अगर स्लोप ड्रा करूं टेंजेंट लाइन की, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप यहां पर क्या है, नेगेटिव है। और टेंजेंट लाइन की स्लोप कब नेगेटिव होते हैं, जब एंगल जो होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट लाइन का एंगल जो होता है, ये अगर थीटा 90 से बड़ा हो तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है। और अगर ये थीटा 90 से छोटा हो, जैसे ये वाला एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज लेस देन 90, सो स्लोप विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है ये दैट इज ग्रेटर देन 90, तो इट मींस कि स्लोप विल बी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव है तो टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग करेगा। और स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। तो इट मींस कि जहां पर dy बाई डी एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अब इस पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ए की, जहां पर फंक्शन मिनिमम हो रहा है। अगर यहां पर मैं स्लो टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ रही है। जब हॉरिजॉन्टल होगी तो उस वक्त स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो इट मींस कि जहां पर फंक्शन मिनिमम होता है वहां पर स्लोप क्या होती है, 0 होती है। स्लोप 0 होती है तो इट मींस कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। और इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप ड्रा करूं तो उसकी भी स्लोप क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो इट मींस कि यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मींस के यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, वहां पर स्लोप 0 होगी। अब इससे एक बात आप एक नतीजा आप निकाल सकते हैं। वो नतीजा क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि यहां पर स्लोप 0 होगी, वहां पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। लेकिन इस बात का कंफर्म नहीं है कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब इसको देखते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ f dash of x is greater than 0 at x is equal to c, यानी डोमेन की किसी वैल्यू c के ऊपर अगर f dash of x या dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो देन f of x will be increasing at that point।
देन एफ ऑफ एस विल बी इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे यहां पर इस पॉइंट को अगर मैं सी का नाम दे दूं तो इस सी के ऊपर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो इट मींस कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहां पर पॉजिटिव है। तो इट मींस कि जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी अगर डोमेन की किसी वैल्यू सी के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो देन फंक्शन यानी जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू सी आ जाएगा। यानी जो फंक्शन होगा वो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव है। तो इट मींस कि जहां पर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और थर्ड पॉइंट इधर से ये निकलता है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स अगर कहीं पे 0 होता है तो फिर एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी डोमेन की किसी वैल्यू सी के ऊपर अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है तो देन एफ ऑफ एक्स विल बी एक्सट्रीम, यानी जो एफ ऑफ एक्स होगा वो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम मींस कि या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। जैसे यहां पर पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन मिनिमम है तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है। टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है तो इट मींस कि dy बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 0 है। इसी तरीके से यहां पर फंक्शन मैक्सिमम है बी के ऊपर, यानी फंक्शन की हाइट सबसे ज्यादा है और तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मींस कि जहां पर फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है वहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है ये आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाफ इसलिए दे रहा है कि थर्ड पॉइंट हमें सिर्फ ये बताता है कि यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, वहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होगा। यह नहीं बताता है कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो थर्ड पॉइंट होता है इसकी एक्सटेंशन फॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जहां पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो वहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होता है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें यह बताता है कि कहां पर फंक्शन मैक्सिमम होगा और कहां पर फंक्शन मिनिमम होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, यानी यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो और वहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा हो, ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो देन फंक्शन यानी जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विल बी मिनिमम, यानी ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे क्या होगा, मिनिमम होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और जो सेकंड पॉइंट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का वो भी थर्ड कंडीशंस का, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की थर्ड कंडीशन है उसकी एक्सटेंशन फॉर्म है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड if f double dash of x is less than 0 at x is equal to c,
देन एफ ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम, यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इट मींस के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो थर्ड पॉइंट है उसकी एक्सटेंशन फॉर्म है। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो तो वहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जहां पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो और वहां पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो फिर फंक्शन जो होगा वो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे मिनिमम होगा। और अगर सेकंड पॉइंट है इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आ रहा हो, यानी नेगेटिव आ रहा हो, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव आ रहा हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो फिर वहां पर फंक्शन विल बी मैक्सिमम होगा। अब आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा। तो एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। तो यहां पर 1/3 एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाय पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव। पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि एक्स पावर एन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, 3 एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 होगा, और 6 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 6 क्या है कांस्टेंट है। तो इट मींस कि अगर आप इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो f डैश ऑफ x किसके इक्वल आएगा, ये 3 कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमने स्टूडेंट जहां पर डोमेन की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होता हो, यानी जब फंक्शन एक्सट्रीम कहां पर होता है, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स जो है इसको क्या पुट करना है 0 के इक्वल पुट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करें तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया है। तो यहां से हम x की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होता है। तो इसके लिए इसको आप फैक्टर्स बनाएं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो एक्स स्क्वायर को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर आता है। अब माइनस 3x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो माइनस 2x हो। तो इट मींस के वो क्या क्या होंगे प्लस x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस x में x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 होगा। माइनस 3x माइनस 3 में 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। यहां से x प्लस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो इट मींस के x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 है, या आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं तो x किसके इक्वल आएगा माइनस 1 के। x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x किसके इक्वल आएगा प्लस 3 के। तो ये जो वैल्यूज हैं x की, यानी x की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई, x की सेकंड वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर फंक्शन एक्सट्रीम होता है, यानी फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होती है या तो क्या होती है मिनिमम होती है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है स्टूडेंट जहां पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज, यानी इनको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं। तो इट मींस के फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं
फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हमने यहां पे ये चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहां पर होता है, यानी -1 के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, और +3 के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेने के लिए हम पहले इस फंक्शन का मजीद एक और डेरिवेटिव लेते हैं। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आया था, x² - 2x - 3 आ गया था। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। पुट x = -1 इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर x की जगह -1 पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, -4 आता है, विच इज लेस देन 0, जो कि आपके पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो इट मींस के जहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो वहां पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का सेकंड पॉइंट था वो आ रहा है। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि f of x will be maximum at x is equal to -1 and maximum value is, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके लिए हमने क्या करना होगा कि इस गिवन फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट करना होगा, -1 पुट करना होगा। तो x की जगह अगर -1 पुट करते हैं तो 1/3x³ है, तो -1 का क्यूब, -3x है तो x को हमने -1 पुट करना है, सॉरी सेकंड टर्म -x² है तो -1 का स्क्वायर आएगा, और थर्ड टर्म में -3x है तो -1 आएगा x की जगह, और फिर +6 आएगा। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो ये -1/3 -1 +3 +6 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये -1/3 -1 3 +6 क्या होगा, 9। अब 3 एलसीएम आएगा, -1 -3 3 9 27। तो इट मींस के ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 27 - 4 करते हैं तो 23 आता है। तो 23/3 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर 3 पुट करते हैं तो क्या आता है, ये चेक करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, f' ऑफ x इक्वल है 2x - 2 है। तो इधर f' ऑफ x की जगह 3 पुट करें तो 2 × 3 - 2 आएगा, 3 2 6 6 - 2 क्या होता है, 4 इज ग्रेटर देन 0। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर ग्रेटर देन 0 आ रहा हो वहां पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि f of x will be minimum at x is equal to क्या आ जाएगा, 3, and the minimum value is, and minimum value is f of x में आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। तो 1/3 × x³ है तो 3³ आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 × 3 +6 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, 3 का क्यूब 27 होता है तो 27/3 क्या होगा, 3 9 27, और ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9,
और इसी तरीके से +6 आ जाएगा, ये 9 और -9 कैंसल, -9 + 6 क्या होगा, -3 आ जाएगा। तो इट मींस के जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो आपके पास -3 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या है, वो 23/3 है। तो इट मींस के जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इस फंक्शंस की वो -3 और 23/3 है। अब आपके सामने पार्ट 7 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है पार्ट 7 का। सेकंड क्वेश्चन है इफ 3x² - 2xy - 8y² = 0 इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, देन फाइंड। पार्ट ए है पेयर ऑफ इक्वेशन, पार्ट बी है एंगल बिटवीन दीज लाइन। स्टूडेंट याद रखें कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास जो इक्वेशन आती है वो दैट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। और सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, ax² + 2hxy + by² = 0। यानी ये जो आपके पास इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² = 0, ये दो लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट है। जब भी दो लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आती है। तो आइए देखते हैं कि आपने इट मींस कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये दो, जैसे मेरे पास लेट्स सपोज एक लीनियर इक्वेशन है, ये फर्ज करें ax + by + c = 0 और सेकंड इसको मैं a1x + b1y + c1 कह देता हूं। सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन आएगी। यही वाली जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। और जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के दरमियान जो एंगल होता है, यानी ये वाला जो एंगल थीटा होता है, इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है, यानी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, उसको यानी जो पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं इक्वेशन को, यानी जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसको लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आती है, तो इसलिए हम लीनियर इक्वेशंस को लाइन भी कहते हैं। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस वो क्या होगा, वो tan थीटा, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल होगा 2 × √h² - ab डिवाइडेड बाय a + b होगा। तो दैट इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लीनियर लाइंस। अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट ए में कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी हमें जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है वो गिवन है। वो क्या है आपके पास, वो है 3x² - 2xy - 8y² = 0। हमें वो पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, यानी वो दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, इसमें मिड टर्म ब्रेक करके हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 3x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x² को अगर -8y² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -24x²y² आता है। अब -24x²y² के दो फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट -24x²y² हो, लेकिन जिनका सम जो है वो मिड टर्म आ जाए। तो मिड टर्म हमारे पास क्या है, -2xy है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं इसको 3x² - 6xy + 4xy - 8y² लिख सकते हैं, क्योंकि -6xy + 4xy - 2xy होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 6 4 क्या होता है, 24 होता है। तो -24x²y² होता है। अब फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन लेंगे,
3x² माइनस 6xy में क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो x यहाँ पे रह जाएगा, माइनस 3 2 6 2y रह जाएगा, और 4xy माइनस 8 में 4y कॉमन लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, सॉरी 4y कॉमन आ गया तो x रह जाएगा, माइनस 4 2 8 y² में से एक y कॉमन आ गया तो 2y रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 3x रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, 4y। तो इट मींस कि जो पेयर ऑफ लाइंस आपके सामने आ गई हैं वो क्या क्या आ गई हैं, वो आपके पास फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन आ गई है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और सेकंड पेयर ऑफ लाइन आ गई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो लेट्स सपोज दिस लाइन इज, मैं इन दोनों लाइन में से एक लाइन को क्या नाम दे देता हूं, x माइनस 2y नाम दे देता हूं, और दूसरी लाइन को मैं क्या नाम दे देता हूं, 3x प्लस 4y नाम दे देता हूं। यानी लेट्स सपोज दिस इज x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन शोज 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपके सामने मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी के इक्वल होता है। तो हमारे पास गिवन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है पार्ट बी को फाइंड करने के लिए, ये आपके पास पार्ट ए था, तो पार्ट बी के फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस 2xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करें किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो a आपके पास जहां पे क्या है 3 है, और ये जो 2h है उसकी जगह जहां पे क्या है -2 है, और जो b है वो किसके इक्वल है, वो -8 के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2h अगर -2 के इक्वल है तो फिर h किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, 2 इंटू अंडर रूट h² होता है, तो h आपके पास -1 है, -1 का स्क्वायर माइनस ए बी है तो a 3 है, b आपके पास -8 है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी है, तो 3 प्लस b की जगह क्या रखेंगे, -8 रखेंगे, यानी वैल्यूज पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता है, कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल आएगा, यानी ये 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 क्या होता है 24, डिनोमिनेटर में 3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आपके पास -5 आ जाएगा। तो 1 प्लस 24 क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, डिवाइडेड बाई -5, तो ये कैंसल होके -2 आएगा। तो इट मींस के tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा इक्वल आ जाएगा -2 के। हमें चूंकि थीटा चाहिए, अगर tan थीटा -2 है तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ -2 होगा। तो tan इनवर्स ऑफ -2 किसके इक्वल होता है, ये अगर कैलकुलेटर के साथ अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये -63.4 डिग्री होता है। और चूंकि जो एंगल होता है स्टूडेंट वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो इट मींस के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ जो 63.4 है इसको 180 डिग्री से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये 116.56 डिग्री आएगा। तो इट मींस के जो एंगल होगा बिटवीन द लाइंस दैट इज 116.56 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।